Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, and warm welcome to my all superstars who have taken commercial studies as the optional subject. आप जानते ही हैं कमर्शियल स्टडीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है और नंबर ऑफ मेकर्स भी बहुत कम है और मैं बहुत खुश हूंगा. यस, आई विल बी हैप्पी इफ यू विल शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स हु हैव टेकन कमर्शियल स्टडीज. तो चलिए समय नहीं लेता हूं और आज का लेसन है बैंकिंग और फुल समझते हैं बैंकिंग को. क्या आप जानते हैं वैसे कि सेंट्रल बैंक क्या होती है, कितनी होती है देश में सेंट्रल बैंक? क्या कहा? आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी सेंट्रल बैंक है और कमर्शियल बैंक्स वो बैंक है जिसपे आम जनता पैसा जमा करती है. बट क्या आप ये भी जानते हैं NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, प्लास्टिक मनी क्या होता है? चलिए इन्हीं सब क्वेश्चंस को जानने के लिए आज समझेंगे हम बैंकिंग, वो भी डिटेल में. तो मैं कर देता हूं अपने वीडियो को स्मॉल और इमीडिएटली बिगिन करते हैं आपका लेसन. तो ये रहा हमारा. तो बैंकिंग मतलब बैंक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक से पैसा लेती है, डिपॉजिट्स लेती है. हां, बैंकिंग पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं और क्या करती हैं, उस डिपॉजिट्स को लैंड कर देती हैं. यस, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फॉर लैंडिंग. हां, बैंक पैसा रखने से नहीं कमाती है, बैंक पैसा लोन देने से कमाती है. बैंक लोनिंग कर देती है उस पैसे को. चलिए जानते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, याद रखिएगा हमारे देश में पूरे बैंकिंग को कंट्रोल करता है ये कानून. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिपॉजिट्स. लेंडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए डिपॉजिट्स को लेना फ्रॉम पब्लिक विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, जिसको वो लौटाएगी डिमांड करने पर, और अदरवाइज वो चाहे तो चेक से, ड्राफ्ट से या ऑर्डर से निकाल सकते हैं. तो आप जान लीजिए कि बिना बैंक के आज की इकोनॉमी नहीं चल सकती. और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो बैंक समझ लीजिए सब कुछ है. तो आइए, ये सब जितने रेड से मैंने कट किए हैं ये आपके चैप्टर में नहीं है. टाइप ऑफ बैंक्स तो नहीं जानना था आपको, बट डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक जो कि हर देश में एक होती है. हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और कमर्शियल बैंक का नाम पूछेंगे मुझसे तो मैं बताऊंगा ये बैंक जो आम जनता की बैंक है, मेरी और आपकी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ सरकारी बैंक है स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, और HDFC प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी बैंक है. दोनों के बारे में आप जानते हैं. आइए जानते हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में क्या डिफरेंस है. तो किसी भी देश में सेंट्रल बैंक एक और टॉप मोस्ट बैंक होती है, एपेक्स होती है. एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट. पूरे बैंकिंग सिस्टम को कौन गवर्न करती है? सेंट्रल बैंक. और हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है. आपको बताना है हमारी करेंसी में, जी हमारी करेंसी में जो 2 से लेकर के 1000 तक के 2000 तक के नोट्स हैं, रुपीज 2 to 2000 के नोट्स हैं, वो RBI प्रिंट करती है. हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप देखे होंगे कि हर नोट पे लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बट क्या आप जानते हैं कि सिक्के, कॉइन्स कौन प्रिंट करता है, सिक्के कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं करती है. चलिए सर्च करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. मुझे कमेंट आपके जरूर चेक करने हैं. आई विल ऑल्सो रिप्लाई द कमेंट. तो सेंट्रल बैंक टॉप मोस्ट होती है, जबकि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उसके ऑर्गन्स होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं. यस, मनी मार्केट का पार्ट होते हैं. सेंट्रल बैंक की मालिक हमारी गवर्नमेंट होती है और जबकि कमर्शियल बैंक्स की मालिक शेयरहोल्डर्स होते हैं. आप भी चाहें तो स्टेट बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में लिख देता हूं PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के शेयर्स खरीद सकते हैं, आप मालिक बन सकते हैं. अच्छा, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना नहीं है, देश की इकोनॉमी को बैलेंस रखना है. अब कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए ही खुली हैं. ये आम जनता की बैंक है, आपके मेरे अकाउंट इनके पास होते हैं. इनके कस्टमर्स कौन है? मैंने बताया था, इनके कस्टमर गवर्नमेंट है. इसका मतलब मोदी जी अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट किसके पास होगा? रिजर्व बैंक के पास. जबकि हमारा अकाउंट, मेरा और आपका अकाउंट या फर्म्स का अकाउंट मेरी कहां होगा? स्टेट बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास.
तो ये नोट्स इशू नहीं कर सकती हैं। ये पॉइंट इससे मैच नहीं कर। हाँ, ये यस, फर्म्स का और पर्सन्स का अकाउंट खोलती हैं, ये इसका डिफरेंस होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं फर्म्स और इंडिविजुअल्स का, मैं पर्सन लिख देता हूं, इनका अकाउंट ये ओपन करती हैं। चलो, इशू नोट्स मैंने बता दिया। हमारे देश में 2 रुपए से 2000 तक के नोट का मोनोपोली, मोनोपोली मतलब होता है सोल, अकेला नोट छापने का पावर, वरना हर आदमी घर में नोट छाप लेगा। चलो, और ये लोग नोट इशू नहीं कर सकती हैं, ठीक है, ये लोग चेक दे सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल क्रेडिट करना, देश में मनी सप्लाई को काबू रखना, देश में क्रेडिट को, लोन को कंट्रोल करने का पावर सेंट्रल बैंक के पास है। जबकि कमर्शियल बैंक्स लोन देती हैं, क्रिएट लोन करती हैं, क्रेडिट क्रिएट करती हैं। नंबर मैंने बता ही दिया, हर देश में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होती है, हमारे देश में तो बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक बहुत सारी हो सकती हैं। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडार, हाँ, डॉलर, पाउंड, यस, लीरा, ये सब विदेशी मुद्रा। सेंट्रल बैंक कस्टोडियन है, गार्जियन है, रखवाला है, किसका? विदेशी मुद्रा का रखवाला है। जबकि ये लोग डीलर हैं इसके, अर्थात इसमें जाओगे तो खरीद और बेच दोनों सकते हो। चलो, एक पॉइंट और है, बैंकर्स बैंक, सारी बैंकों का अकाउंट किनके पास है भाई? स्टेट बैंक का बताओ अकाउंट किसके पास होगा? पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट किसके पास होगा? मेरा तो उनके पास है, तो उनका अकाउंट है, करेक्ट, सेंट्रल बैंक के पास। समझ गए? तो सेंट्रल बैंक की बैंकर्स बैंक होती है, और जबकि ये पब्लिक की बैंक होती है, आम जनता की बैंक होती है, उनका डिपॉजिट और उनको लोन देती है। चलो, सेंट्रल बैंक के जो हेड होते हैं, जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उनको कहते हैं गवर्नर, और जबकि कमर्शियल बैंक्स के जो हेड होते हैं उनको कहते हैं चेयरमैन। तो क्वेश्चन एक आपको जो बताना है वो, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? चलो, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार होगा आपके आंसर का। जितने रेड मार्क से कटा हुआ है ये आपके सिलेबस में नहीं है। आइए फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक जाने। जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, बैंकर्स बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, टॉप मोस्ट बैंक है, और हर देश में मैंने बताया एक ही होती है। तो सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट इन एवरी कंट्री हैज अ वन सेंट्रल बैंक, और हमारे देश की सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश में एक ही होती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था 1935 में। पहले 1934 में कानून बना, नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और 1935 में इसको देश में सेटअप कर दिया गया जी। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड होते हैं उनको हम गवर्नर कहते हैं, हाँ, गवर्नर कहते हैं, और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। कई बार पूछा गया है विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों कमर्शियल नाम दिया गया है? इसलिए मुंबई कमर्शियल कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं है। कैपिटल ऑफ इंडिया तो न्यू दिल्ली है, मैंने वर्ड बोला कमर्शियल कैपिटल। तो करती क्या है मैंने बता दिया, आरबीआई पूरी इकोनॉमी का स्टेबलाइजिंग का रोल प्ले करती है। देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कहीं विदेशी मुद्रा का भंडार इसी के पास है। और स्टार्ट करते हैं, आइए सबसे पहला फंक्शन जानते हैं, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता है सिंगल ओनर है जी, अकेला अधिकार है उसके पास, सिंगल सप्लायर, ठीक है। देश में नोट को छापने का, इशू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है। और हर देश में ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट इसका एक्सक्लूसिव पावर इनको देती है, वरना हर बैंक अपने नोट छापने लगेगी ना, गवर्नमेंट अपने बिहाफ में इसको नोट छापती है। तो मेरा क्वेश्चन था कि 1 रुपये का नोट कौन छापता है? कभी ध्यान से देखिएगा, अपने घर पे जो 1 रुपए का नोट हो, 2 का नहीं, 2 से लेके 2000 का नोट तो मैंने बता दिया आरबीआई छापती है। 1 रुपए का नोट कौन छापता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ गए? और बाकी सारे नोट्स, यस, बाकी सारे नोट्स सिर्फ और सिर्फ आरबीआई। याद रखिएगा, आरबीआई जब नोट छापती है तो उसको पहले गोल्ड या सिल्वर उसके अगेंस्ट में रिजर्व करना पड़ता है। कीवर्ड है रिजर्व। ऐसा क्यों सर? ताकि लोगों में इसका कॉन्फिडेंस आ सके, ताकि देश में अनलिमिटेड मनी की सप्लाई ना हो सके। सबको लोन बांट दो, क्या दिक्कत, सबको दे दो पैसा, ये सोचते हो आप ना?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आइए सेकंड फंक्शन जानते हैं यहां से। गवर्नमेंट की बैंक है, मैंने पहले ही बताया था कि सेंट्रल बैंक, मैंने नाम लिया जानबूझ का, मैंने कहा मोदी जी की बैंक कौन है, तो जवाब है का मतलब मोदी जी की पर्सनल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक, स्टेट गवर्नमेंट की बैंक यही है आरबीआई। तो बैंक भी है उनकी, एजेंट भी है उनका, एडवाइजर भी है। कैसे? तो मैंने बताया बैंक जैसे पेमेंट रिसीव करती है, पेमेंट करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में। गवर्नमेंट को अगर कहीं पेमेंट करानी होती है तो आरबीआई के थ्रू करती है। और तो और सरकार को अगर पब्लिक डेब्ट्स इशू करने होते हैं, पब्लिक डेब्ट्स क्या होते हैं? यस, गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड। जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, समझ गया ना? तो वो बॉन्ड्स होते हैं, ये गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू कराना हो आरबीआई इशू करती है, और वो गवर्नमेंट की एजेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर कोई सलाह चाहिए देश की इकोनॉमी से रिलेटेड, मनी मैटर से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, तो यह सारी सलाह, सारा एडवाइस आरबीआई देती है। और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, अर्थात लोन को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना आरबीआई का पावर है। देश में लेंडिंग का सिस्टम कैसे चलेगा, बैंक्स लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगी, और देश में मनी सप्लाई कैसे फ्लो करेगा, ये सब आरबीआई के अंडर में है। क्योंकि लेवल ऑफ क्रेडिट ही देश से फ्लक्चुएशन तय कर सकता है। प्राइस रेट बढ़ाना और घटाना सब और सब आरबीआई के हाथ में है, और आरबीआई इस पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करती है। आरबीआई डिसाइड करती है क्रेडिट ग्रांटिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स, लोन बैंक्स कितना दे पाएगी, कितना परसेंट पे लोन दे पाएगी, कितने अमाउंट ऑफ लोन दे पाएगी, ये सब आरबीआई के पूरे कंट्रोल में है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अर्थात विदेशी मुद्रा का भंडार, हमारी आरबीआई के पास ही सोल मतलब अकेला पावर है गोल्ड को और फॉरेन करेंसी को रिजर्व के रूप में रखने का। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन कंट्रीज का पेमेंट करना होगा तो कैसे करोगे आप? भाई आप फॉरेन से क्या कर रहे हो? पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हो, उनको पैसा देना है कि नहीं देना है? आपके देश में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, तो यस, यही सेंट्रल बैंक से पैसा मांगेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नीडेड फॉर मेकिंग पेमेंट्स। फॉरेन के पेमेंट करने हैं ना, तो ये सारा काम कौन करती है? सेंट्रल बैंक करती है। तो वो सारा रिजर्व अपने पास स्टोर करती है। सेंट्रल बैंक एडवाइस करती है गवर्नमेंट को कि कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें, कैसे इंपोर्ट्स को रोकें। क्योंकि इंपोर्ट मतलब विदेश से सामान खरीदना, जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा आपका देश उतना कर्ज में डूबेगा। समझ गए? ये सेंट्रल बैंक का पावर है। फिफ्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट, अर्थात जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल है $1 का रेट चल रहा है, फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज। ठीक है, मैंने लिख दिया $1 का रेट चल रहा है 75 रुपीज। तो ये अचानक यहां से $1 इज इक्वल टू 100 ना हो जाए, अचानक ये बहुत राइज या बहुत फॉल ना हो जाए, दोनों ही देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सेंट्रल बैंक वो सारे स्टेप्स लेती है ताकि स्टेबल फॉरेन करेंसी हो सके। एक्सचेंज रेट को, यस, फॉरेन करेंसी के रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ गए? आइए, सेंट्रल बैंक एक तरह से वॉच करता रहता है, नजर के रखता है किस पर? इसी एक्सचेंज रेट पे। एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज विथ अनदर। समझ गए? और जब बहुत वाइड इसमें चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, सेंट्रल बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से बाय और सेल करता रहता है ताकि इसको स्टेबलाइज करा सके, इसको स्थिर कर सके। नेक्स्ट आता है बैंकर्स बैंक। मैंने पहले ही बताया सारी बैंक्स, जी सारी बैंक्स जिन पे मैं और आप जाते हैं, जिनको हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, वो अपना अकाउंट किसके पास रखती हैं? आरबीआई के पास। तो एज अ बैंकर्स बैंक, जब आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी भी है, बिल डिस्काउंट करने की भी फैसिलिटी है कमर्शियल बैंक्स का, बताया तो। जैसे मैं लोन लेने जाऊंगा पंजाब नेशनल बैंक में जिसमें मेरा अकाउंट है, तो पंजाब नेशनल लोन लेने कहां जाएगी? उसको पैसे चाहिए तो किसके पास जाएगी?
वो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ गया ना? और रिजर्व बैंक न सिर्फ लोन देती है, उसका बिल डिस्काउंट करती है, बल्कि उसको एडवाइस भी देती है वेरियस मैटर्स पर। समझ गया ना? तो सेंट्रल बैंक बैंकों की बैंक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर मतलब लोन देने वाला। तो अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़े, लोन की जरूरत पड़े, तो वो कहां जाएगा? अभी तो बताया, रिजर्व बैंक के पास जाएगा भाई। बट यहां पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? अगर कमर्शियल बैंक्स आर नॉट इन पोजीशन टू गेट फंड्स फ्रॉम दी आरबीआई, तब क्या होगा? आरबीआई सबसे लास्ट ऑप्शन है उनके लिए। आरबीआई उनको लोन दे सकता है, उनकी सिक्योरिटीज को ले सकता है, उनके ऊपर जो जो डेब्ट्स हैं, उनके बॉन्ड्स हैं, उनको वो कलेक्ट कर सकता है। तो आरबीआई सबसे लास्ट रिजॉर्ट मतलब होता है ऑप्शन या चारा है उनके लिए, सबसे लास्ट चॉइस है एक तरह से उनके लिए कहें। हाँ, आरबीआई नहीं तो कमर्शियल बैंक बर्बाद हो जाएगा। याद रखिएगा, कमर्शियल बैंक्स को लाइसेंस किसने दिया बैंक चलाने का? जानते हैं कि नहीं? जो नई बैंक्स खुली हैं, आईडीएफसी नाम सुना है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम सुना है? हाँ, जितनी भी नई बैंक्स खुल रही हैं सबको आरबीआई का लाइसेंस है। इसका मतलब पुरानी को भी आरबीआई के अंडर रहना पड़ता है। तो एक आखिरी फंक्शन देखते हैं। जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं, वो आपस में एक दूसरे पे चेक काटती रहती हैं, एक दूसरे के नाम से पेमेंट होती रहती है। तो इन सबका अकाउंट कहां सेटल होता है? रिजर्व बैंक के पास। एक रिजर्व बैंक के पास एक बुक है जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ बुक एंट्रीज। यहां पर डेली बैलेंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आपस में एडजस्ट होता है। किसी को डेबिट तो करना पड़ता है, किसी को क्रेडिट करना पड़ता है। अगर किसी अकाउंट से पैसा निकालना होता है, किसी को ट्रांसफर करना होता है, ये सब काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। और इसी प्रोसेस का नाम रखा गया है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अर्थात एक दूसरे बैंक्स पर जो उन्होंने चेक काटा था, हाँ, उधार दिया था पार्टीज को, इसका हिसाब यहां पे जाके खत्म होता है। और भी फंक्शंस हैं, जैसे देश के डेवलपमेंट का काम है, देश की इकोनॉमी को डेवलप करना है, ये भी आरबीआई करती है। जैसे उन्होंने आरबीआई ने क्रेडिट को डेवलप करने के लिए तो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट बना रखा है। ऐसे ही आरबीआई बहुत सारे काम करती है। तो चलिए, ये तो आपने जान लिया बैंक्स जी, आरबीआई क्या करती है। क्रेडिट कंट्रोल तो कल्ट है, आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। एडवांटेज एंड रोल्स ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एज पर लेटेस्ट सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इंटरनेट बैंकिंग, ओ कहीं आप भी तो नहीं यूज करते हैं? आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है। आजकल बैंक को इंटरनेट के माध्यम से हम यूज कर रहे हैं और इसका नाम है इंटरनेट बैंकिंग। ऑब्वियस बात है, पेपर की अब जरूरत नहीं है। पेपर मतलब समझ गए ना, आजकल लोग फॉर्म भरने नहीं जा रहे हैं, ये सब कोई झमेला नहीं करना। ऑनलाइन ही पैसा निकालना, जमा करना, ट्रांसफर कराना आजकल बड़ा कॉमन हो गया है। अब ऑनलाइन ट्रांसफर्स के कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपसे पूछे थे लेसन के बिगनिंग में। मैंने पूछा था आरटीजीएस क्या है? फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम। ये पैसा ट्रांसफर करने का सिस्टम है। हाँ, आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो भी रियल टाइम में, हाँ, तो आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा। इसमें फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, रियल टाइम पे कर सकते हैं और ग्रॉस बेसिस पे कर सकते हैं। सर, ये रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम मतलब नो वेटिंग टाइम। हाँ, अभी आपने जमा किया, कुछ ही देर के अंदर उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। एकदम सही सुना, एकदम सही सुना। और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब होता है, सेटलमेंट तब हो जाएगा जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक सुना, ग्रॉस बेसिस पे है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन इज मेड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग। ऐसा नहीं है कि 50 ट्रांजैक्शन होंगे तब जाकर के क्या होगा, पैसा ट्रांसफर होगा। नहीं, अभी ए ने बी को पैसा ट्रांसफर किया, तुरंत पैसा बी के अकाउंट में चला जाएगा। ऐसा नहीं वेट होगा कि, एक तो मैंने कहा रियल टाइम है मतलब तुरंत है, वेटिंग नहीं करना है। दूसरा ग्रॉस सेटलमेंट है। ग्रॉस सेटलमेंट मतलब ट्रांजैक्शंस का 1-to-1। ए ने बी को दिया, ए ने सी को दिया, ए ने डी को दिया, तो ए से बी को, ए से सी को, ए से डी को, सबको अलग 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 क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन चला जाएगा। बंच करने की, कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है आरटीजीएस की सर्विस का टाइम। हालांकि ये टाइम थोड़ा सा ओल्ड लिखा है, 9 बजे से 3 बजे तक है वीकडेज में। अब ये टाइमिंग आरबीआई ने और चेंज कर दिया है। तो आरटीजीएस बहुत सेफ, बहुत फास्ट तरीका है पैसा ट्रांसफर करने का। आरटीजीएस हमारे देश में अब ज्यादातर बैंकों के पास अवेलेबल हो गया है, नॉट ऑल बट यस, ज्यादातर बैंकों। आरटीजीएस के लिए जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए वो 2 लाख रुपए होना चाहिए, मतलब 2 से अधिक होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपर लिमिट की तो कोई टेंशन नहीं है, 2 से कम का नहीं होना चाहिए। ये फंड जब ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर हो गया समझो। एनईएफटी, यस, ये भी मैंने आपसे पूछा था। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी पैसा ट्रांसफर करने का तरीका है। इलेक्ट्रॉनिकली आप पैसा किसी भी एक ब्रांच से किसी के व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू अनदर ब्रांच, किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। यस, किसी भी व्यक्ति को। यस, आप दिल्ली में खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपको फीस जमा करनी है अपने कॉलेज की 50,000 रुपए। पापा को बोलिए कि आपके अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दें। पापा वहां जैसे ही ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट में, टेंशन लेने का नहीं। यस, एनईएफटी से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप एटीएम कार्ड ले जाइए और या तो डायरेक्टली जाकर के ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो फंड ट्रांसफर टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसमें एक फिक्स्ड टाइम है। देखिए आरटीजीएस में कोई टाइम नहीं था, रियल टाइम था। इसमें फंड को ट्रांसफर करने के लिए कुछ समय तक होल्ड रहता है, पैसा जब तक ट्रांसफर नहीं होता तब तक होल्ड में रहता है, इसीलिए नाम है एनईएफटी। ठीक है, इसमें सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें जो बैंक है वो एनईएफटी एनेबल्ड होती है और एनईएफटी ट्रांसफर कर पाती है। याद रखिएगा, इसका कोई मिनिमम लिमिट नहीं है जी, इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, बट इसका मैक्सिमम अमाउंट फिक्स है। मैक्सिमम अमाउंट है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तक आप एनईएफटी कर सकते। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस जान लें एनईएफटी और आरटीजीएस के बाद। एनईएफटी में ट्रांजैक्शन बैचेस में या बंच में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जबकि आरटीजीएस इंडिविजुअली, जिसको हम कहते हैं 1-to-1 बेसिस में। क्या? 1-to-1 बेसिस पे एक एक ट्रांजैक्शन क्या होता है, बंच का वेट नहीं करता है। इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसमें मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपए है। आरटीजीएस करने के लिए 2 लाख रुपए होना चाहिए। और नंबर ऑफ ट्रांसफर कितना कर सकते हो? एक हफ्ते के अंदर 6 बार कर सकते जी, 6 टाइम्स ऑन अ वीक डे, ठीक है, और 3 टाइम्स ऑन सैटरडे, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। हालांकि मैंने कहा ये नंबर्स चेंजेबल हैं, आरबीआई इनमें बहुत चेंजेस ला रही है। आजकल एक नया टेक्निक और आ गया है, आईएमपी, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। बहुत ही तुरंत काम करने वाला, ज्यादातर शॉर्ट अमाउंट को ट्रांसफर करने वाला। आजकल आपका आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक हो गया, पता है कि नहीं है? आपने कोई आधार नंबर जो आपके पास है उसको अपने बैंक से लिंक कराइए और अपने मोबाइल से लिंक कराइए, फिर आप जब चाहें तब अपने मोबाइल से ही आईएमपीएस कर सकते। अपने लिए मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करा लीजिए बैंक से, हाँ, जिस भी बैंक में हो, चाहे आप स्टेट बैंक या एचडीएफसी में हो, बस उसका ऐप खोलिए और जब चाहे तब, यस, एक बार रजिस्टर करा दिया, जब चाहे तब, जितनी बार चाहे उतनी बार पैसा भेज सकते हो। ये एनईएफटी और आरटीजीएस से ज्यादा आसान है, हाँ, ज्यादा आसान है। याद रखिएगा, आईएमपीएस स्मॉल अमाउंट्स के लिए अलाउड है। और आजकल मोबाइल वॉलेट, ई वॉलेट बड़ा कॉमन चलन चला है। कहीं आपके पास तो नहीं है मोबाइल वॉलेट? पेटीएम नाम सुना है, फोन पे, अमेजॉन पे, यस। तो ये आजकल ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन पेमेंट करने का एक नया तरीका आ गया है। आजकल स्मार्टफोन या कंप्यूटर की मदद से ही, यस, आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसे ही काम कर सकते हो जैसा एक डेबिट और क्रेडिट कार्ड कर सकता है। तो ई वॉलेट एक तरह से आपकी बैंक से लिंक्ड एक अकाउंट होता है, और ई वॉलेट एक तरह का प्रीपेड अकाउंट है। एक यूजर जो पैसा स्टोर रखा है बैंक में, जब चाहे तब एक पासवर्ड की मदद से वह अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकता है। बस इतना ही आसान है ई वॉलेट। आपका बैंक अकाउंट और आपका मोबाइल फोन या आपका लैपटॉप लिंक हो जाएगा, बस इसको कहते हैं हम लोग ई वॉलेट।
डिजिटल वॉलेट बोलूंगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, बात ही की हो जाती है। हाँ, डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट इसी तरह से काम करते हैं। फ्री ऑफ चार्ज आप क्या कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, कोई खर्चा नहीं लगता है। हाँ, अब आता है कुछ और टर्म्स जिसका नाम है ई बैंकिंग। बहुत बार सुना है, ई जैसे ही वर्ड आए तो आप इलेक्ट्रॉनिक समझ जाइए। ई वर्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब है जब आप क्या करते हो, बैंकिंग करते हो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, कंप्यूटर्स के द्वारा, पीसी के द्वारा, इंटरनेट पर, तो आप उसको कहते हो यस। आजकल ई बैंकिंग तो मुझे लगता है घर घर में, अरे हाउसवाइफ्स को तक आ गया है भाई ई बैंकिंग। हाँ, बहुत ईजी हो गया है आजकल, ई बैंकिंग तो बहुत कॉमन है। तो ई बैंकिंग में आपको फेस टू फेस बैंकिंग नहीं करनी है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बैंक और क्लाइंट्स कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा ही बैंकिंग कर लेते हैं। ई बैंकिंग एक ऑप्शनल रास्ता है, बैंक पे भी लोड कम पड़ता है। हाँ, बैंक को भी कम स्टाफ रखने की ज़रूरत पड़ती है। ई बैंकिंग के फायदे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक करने के फायदे आपको और मुझे क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा है 24 घंटे और 365 दिन आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग का काम। अब बैंक के खुलने, बैंक के जाने में कोई ज़रूरत नहीं है। कस्टमर क्या कर सकता है, अपने घर से बैठे परमिटेड ट्रांजैक्शन, जिन जिन की उनको परमिशन है उसको कर सकता है। उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। और तो और अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन भी आप जब चाहे तब देख सकते हैं। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को, आपके अकाउंट में क्या बैलेंस है, मालूम है कि नहीं है। कस्टमर को सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, रिस्क ऑफ कैरिंग कैश नहीं है। अरे भाई पैसा ले जाओगे 2-4-10 लाख ले जाओगे तो कोई लूट ले, कोई बंदूक दिखा कर, तो अरे भाई टेंशन नहीं है ना। अब पैसा कैश कैरी करने का कोई टेंशन नहीं। अच्छा, हमें तो बेनिफिट मिल गया, बैंक को भी बेनिफिट का, ई बैंकिंग का बहुत फायदा मिलता है। बैंक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। आजकल बैंक्स कॉम्पिटिशन में है एक दूसरे के। यस, बैंकों में भी आपस में कॉम्पिटिशन है, ज्यादा कस्टमर्स बनाना चाहती है बैंक्स। तो ई बैंकिंग एक यस बहुत अच्छा ऑप्शन है दूसरी बैंक को हराने का। नेटवर्क ऑफ बैंक अब ज़्यादा नहीं खोलना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको ज़्यादा नहीं खोलनी। और तो और आपका डाटा एक जगह ही है, और मुझे लगता है आपकी बैंक पर लोड कम हो गया है। अरे भाई लोड कम क्यों हो गया, ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे, घर बैठे बैठे या अपने ऑफिस में ही और रास्ते पे ही कहीं से भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ई बैंकिंग के फायदे तो मैंने बहुत बताए, क्या सिर्फ फायदे ही है, क्या कहते हो? नहीं, अब बुराइयों पे आते हैं। ई बैंकिंग की बुराई भी है। सबसे बड़ी बुराई क्या है कि ई बैंकिंग के लिए जो पैसा है जी, उसकी द बैंक एंड द क्लाइंट हैज टू इन्वेस्ट मनी इन ई बैंकिंग। बैंकों को बहुत पैसा लगाना पड़ता है, ई बैंकिंग का चार्ज लगता है भाई। बैंक बहुत चालाक है, चुपचाप आपके कई सारे पैसे काट लेती है बैंकिंग पे नाम पर। हाँ, आपको एसएमएस पैकेज देने के नाम पर, हाँ एसएमएस का जो देती है आपको चार्ज देती है, ई बैंकिंग देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, इन सब के नाम पे खूब पैसे काट लेती है बैंक। और तो और ट्रेनिंग बहुत इसकी खर्चीली है। ई बैंकिंग की ट्रेनिंग चाहिए, दोनों जन को अच्छे से यूज करने आना चाहिए। क्लाइंट मे नॉट बी एबल टू ट्रांजैक्ट ड्यू टू डिफेक्ट या वायरस। कभी कभी तो भगवान ही मालिक है, वायरस आ गया या आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप हैक हो गया तो आप जान ही सकते हैं क्या हो सकता है। एरर से, एक गलती से, यस, एक जीरो ज़्यादा लग गया गलती से आपके, तो 5 लाख 50 लाख बन सकता है, और आप जानते ही हैं कितना हेर फेर हो सकता है। आइए कुछ और फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग पढ़ते हैं। आजकल चल रहा है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिकली आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, रिपीट है, ये बेनिफिट आप जानते हैं। और आता है अब जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है ATM। लोग बहुत समझते हैं एनी टाइम मनी, अरे नहीं भाई, ATM मतलब एनी टाइम मनी नहीं है। ATM इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एक ऐसी मशीन जिस पे आप न सिर्फ पैसा जमा कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो, बस सिर्फ आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए और पिन होना चाहिए। पिन और ATM कार्ड से यस कहीं भी जाओ, पैसा जमा करो, निकालो। अब कार्ड्स भी दो टाइप के आते हैं, डेबिट कार्ड। मैंने पूछा था आपसे डेबिट कार्ड क्या होता है, यस लेसन के बिगिनिंग में पूछा था। तो डेबिट कार्ड एक तरह की प्लास्टिक मनी है। यस, डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है, बैंक आपको देती है आपके अकाउंट के बेसिस। खास बात क्या है कि कस्टमर डेबिट कार्ड की मदद से पैसा निकाल सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, पे कर सकता है, बट कितना,
जितना आपके अकाउंट में है। एक एग्जाम्पल के रूप में आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है और आपके पास है डेबिट कार्ड, तो आप 10,000 रुपये तक ही मैक्सिमम पैसा निकाल सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो या पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। डेबिट कार्ड आपके एटीएम कार्ड होते हैं, समझ गए, और किसी भी जगह जाकर के आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। जबकि डेबिट कार्ड के अलावा एक कार्ड आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपको एक लिमिट देता है, ये भी एक प्लास्टिक मनी है, और क्रेडिट कार्ड एक रेप्यूटेशन के बेसिस पे मिलता है। बैंक से आपकी अच्छी रेप्यूटेशन है, इसका मतलब है बैंक वाले आपके रिश्तेदार है तो देंगे, नहीं नहीं नहीं, बैंक आपके बैंक बैलेंस के बेसिस पर और आपकी सैलरी के बेसिस पर आपको ओवर पैसा निकालने की अनुमति देते हैं जी। एक तरह का क्या कर रहे हैं, एडवांस में लोन कह रहे हैं, दे रहे हैं। एक तरह का कहें तो ओवरड्राफ्ट है। जितना एक्स्ट्रा निकालोगे आप अपने अकाउंट से, उतने पे आपको ब्याज देना। बैंक आपका नाम, आपकी फोटो, आपकी सिग्नेचर और ये सारी जानकारी आपके क्रेडिट कार्ड में होती है। क्रेडिट कार्ड होल्डर न सिर्फ जितना आपके अकाउंट में है, जैसे आपने 10,000 आपके बैंक में बैलेंस रखा हुआ है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है और आपको क्रेडिट कार्ड है 1,00,000 रुपए का, बैंक ने आपको, इसका मतलब है 1,00,000 की क्रेडिट लिमिट दे दी, तो आप जितना 10,000 के ऊपर निकालोगे, आपने निकाला 20,000 रुपए, जिसमें से 10,000 तो आपके अपने थे, तो आपने 10,000 एक्स्ट्रा निकाला, आपको 10,000 पे ब्याज लगेगा, ठीक है। 1,00,000 पे ब्याज नहीं लगेगा, यही खास बात है क्रेडिट। आपको एक निश्चित दिनों के अंदर में उसका पेमेंट कर देना पड़ेगा और उस एक्सेस डे के बाद आपको एक हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड भी आपको गुड्स खरीदने बेचने में मदद करता है उधार में। आपको बैंक से पैसा अभी तुरंत देने की जरूरत नहीं है। आइए डिफरेंस जानते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। तो मैंने कहा यहां पे कार्ड होल्डर डेटर होता है, सॉरी डेटर नहीं होता है, डेटर मतलब होता है बोरोवर। यहां पे कार्ड होल्डर कौन होता है, एक बोरोवर होता है। बोरोवर मतलब होता है उसने एक तरह से पैसा लोन ले रखा है, ठीक है, एक तरह का बोरोवर है। इसमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है क्योंकि डेबिट कार्ड है, इसमें क्रेडिट फैसिलिटी है, एक तरह की लोन है। इसका पेमेंट बिफोर यूजिंग द कार्ड, यस, डेबिट कार्ड का पेमेंट आप कभी करते हो कि कार्ड यूज करने से पहले ही, और इसमें पेमेंट तब करना है जब आप कार्ड यूज कर लोगे। इसमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है, कोई चीज गिरवी नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए बैंक आपकी सिक्योरिटी लेती है, सिक्योरिटी के रूप में आपका यस आपकी इंक्वायरी करती है, जैसे ज्यादातर आजकल, ठीक है। आइए आजकल एक नया चलन भी आया है टेली बैंकिंग, मतलब फोन से ही आप बैंक से डिटेल ले सकते हैं, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस की जानकारी लेने में काम आता है। सीबीएस मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। आजकल एक बैंक दूसरे बैंक के ब्रांच पे पैसा जमा कर सकती हैं। आप अपनी एक अकाउंट को ऑल इंडिया कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपका अकाउंट बनारस में है तो आप दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका, कहीं से भी बैठे बैठे उसको ऑपरेट कर सकते हो। यस, सीबीएस आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको कहीं से भी ऑपरेट करने के लिए दे सकते। मोबाइल बैंकिंग तो आप जानते ही हो, आपका मोबाइल ट्रांजैक्शन आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कॉमन चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, हाँ ये सब आप छोड़ सकते हो। फेवर ऑफ हर्डल ऑफ एम बैंकिंग ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं कट कर दे रहा हूँ। हाँ, मोबाइल बैंकिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज मोबाइल बैंकिंग एटीएम बैंकिंग का ज़माना है, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज़ तो आपको मालूम है बहुत सावधानी से करना चाहिए। फालतू चार्जेस क्योंकि बैंक आपके ऊपर लगा देती हैं, अननेसेसरी हो सके तो चार्जेस यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय अपना नंबर बहुत सेफली करना चाहिए। कार्ड को पर्स में या वॉलेट में स्टोर करके रखना चाहिए ताकि कोई चोरी ना कर सके। तो कुछ कॉमन चीज़ें मुझे लगता है बताने की ज़रूरत भी नहीं। आइए, पिन हाइड कर लेना चाहिए, ये सब तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है। आइए, फाइनेंशियल फ्रॉडलेंट, आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है, सबसे बड़ा क्रेडिट फ्रॉड आजकल बहुत चल रहा है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड वो क्या होता है, आजकल लोग क्रेडिट कार्ड आपका चुरा ले रहे हैं, क्लोन बना ले रहे हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड से आपके पैसे उड़ा दे रहे हैं, सुना ही होगा आपने ऐसा बहुत। हाँ, कहीं आपके घर में तो ऐसा नहीं हो गया है, पूछ के देखिएगा घर में कहीं। हाँ,
तो पर्पस ऑफ फ्रॉड यही हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, आपका कार्ड निकाले बिना अनऑथराइज तरीके से आपके फंड से पैसे निकाल दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की फिजिकल थेफ्ट मतलब कार्ड चुरा लेना और जाके कहीं शॉपिंग कर लेना, आजकल ये भी चल रहा है। और या तो क्रेडिट कार्ड से आपकी जानकारी निकालकर या आपकी इंफॉर्मेशन का ऑनलाइन इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं लोग, पैसा निकाल। आजकल बड़ी तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, याद ये सब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आता है क्योंकि इसमें बहुत डिटेल नहीं है, इसीलिए मैं बहुत एक ब्रीफ आइडिया आपको होनी चाहिए। फॉल्स अकाउंटिंग, यस, आजकल एक नया तरह का फ्रॉड आया है जिसमें क्या होता है, अकाउंट्स ऑफ द असेट्स आर ओवर स्टेटेड। लोग अपने असेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को कई गुना ज़्यादा बताते हैं, है ना, और बाद में क्या करते हैं, लोन लेके फुर्र हो जाते हैं। ये बहुत चल रहा है। अपनी सैलरी को फॉर एग्जांपल किसी ने बताया कि सैलरी 10,000 है, बैंकों में जाके बता रहा है मेरी सैलरी 1 लाख है। तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, गलत जानकारी देना, गलत फिगर्स, फैक्ट्स बताना, 2 अकाउंट्स की बुक मेंटेन करना ताकि बेईमानी कर सके, ये भी बहुत चल रहा है। और इंश्योरेंस फ्रॉड भी हो रहा है आजकल। इंश्योरेंस फ्रॉड में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी की जानकारी के बिना, यस, फ्रॉड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन को बताया जा रहा है कि आपका इंश्योरेंस कर दिया गया है, आप इतना पैसा मुझे जमा कर दीजिए, आपको हम बेनिफिट दे देंगे। तो फर्जी तरीके से, फॉल्स तरीके से इंश्योरेंस हम क्लेम दिलवा देंगे आपको। ये सब बड़ा चल रहा है इंश्योरेंस फ्रॉड। चलिए, और कौन सा फ्रॉड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड क्या है, आपके पेटेंट, आपके ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स या ट्रेड सीक्रेट्स, इससे जुड़ा फ्रॉड। आजकल इसमें भी क्या हो रहा है, इलीगल तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, आपके इन ट्रेडमार्क्स को, कॉपीराइट्स को, ट्रेड सीक्रेट्स को चुरा ले रहे हैं। वो कैसे, देखिए इंटरनेट एक ओपन सोर्स है, फर्जी नाम से, फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके, फॉल्स तरीके से किसी और के नाम से प्रॉपर्टी, किसी और के नाम की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहे हैं। बड़ा चल रहा है आजकल इंटरनेट। तो बाप रे, मुझे लगता है जितना आसानी दे रहा है उतना खतरा भी पैदा कर रहा है। आपके म्यूजिक, आपकी कॉपीराइट्स को चोरी कर लिया जा रहा है, आपने जो क्रिएट किया कोई नई चीज। और तो और इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड तो बाप रे, बताने की जरूरत ही नहीं है। आज साइबर क्राइम तो मुझे लगता है सबसे हाई पर है। आज जो लोग पैसा चुराते थे, पकड़े जाते थे, चोर 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 चोर, है ना, मुझे लग रहा है आने वाले अब समय में ऐसे आप सुनने बंद कर दोगे। अब सारे पुलिस स्टेशन साइबर पुलिस स्टेशन हो जाएंगे, क्योंकि अब लोग फिजिकल चोरी नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन चोरी कर रहे हैं। सब पैसा तो ऑनलाइन आ गया है ना भाई, तो सारा पैसा ऑनलाइन चोरी हो रहे हैं। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट से पैसा चुरा ले रहे हैं। आप शायद आपके घर में भी ऐसा कभी हुआ हो, यस, पापा के डेबिट कार्ड से पैसे उड़ा लिए गए हो या क्रेडिट कार्ड से पैसे उड़ा लिए हो। बड़ा आजकल खतरनाक चल रहा है, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। तो साइबर क्राइम बहुत तेजी से राइज कर रहा है, लोग और पीपल्स इसमें बहुत तेजी से कर रहे हैं। हैकिंग जैसे आपने नाम सुना था अभी, अनवारंटेड मास सर्वाइलेंस, हाँ, ये सब बड़ा चल रहा है। तो चलिए, ये सब कुछ कॉमन चीजें थी, आपने जाना। और इसी तरीके से आपके सारे लेसन्स को मैंने एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और प्लेलिस्ट मैं चाहूंगा आपको, यस, इधर नहीं, इधर दिखेगी, तो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट पर। और आपके लिए ही मैंने ये सारे लेसन्स बनाए। थैंक यू एंड लव यू। बट एक बार फिर कहूंगा जाते जाते कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट देना मत भूला करिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, और आपसे कहूंगा कि प्लीज 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 शेयर करिए अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को। थैंक यू एंड लव यू। हैप्पी लर्निंग।